स्टार्ट करते हैं। आज पार्किंसन डिजीज के ऊपर बात करने वाले हैं डॉक्टर अशोक सर, जो कि बहुत जबरदस्त हेल्थ कोच है, बहुत अच्छा नॉलेज है सर के पास। और ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो आप अगर फील्ड में है तो अक्सर लोगों के पास देखते होंगे। तो कैसे हम लोग इसका रोकथाम कर सकते हैं, इससे कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो इन चीजों के लिए जबरदस्त तालियों से वेलकम किया जाए डॉक्टर अशोक सर, है ना। डॉक्टर साहब बात करें, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। नमस्कार सारे पार्टिसिपेट को। आवाज आ रहा है सर? यस। आ, आज का जो मेरा विषय है वो पार्किंसंस रोग के बारे में है। पार्किंसंस रोग एक धीमी गति से बढ़ने वाला न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें कि मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन की कमी के कारण गति और संतुलन में समस्याएं होती है। इसका निदान मुख्यतः लक्षणों और शारीरिक जांच के आधार पर किया जाता है और किसी भी एक परीक्षण से निदान नहीं किया जा सकता है। कई प्रकार की जांच से पता चलता है कि इनको पार्किंसंस है या नहीं है। पार्किंसंस रोग क्या है? पार्किंसंस न्यूरोलॉजिकल विकार या मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स को धीरे धीरे खराब होने या मरने के कारण होता है, जिससे कि डोपामाइन की कमी हो जाती है। प्रगतिशील यह एक प्रगतिशील बीमारी है जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ बदतर होती चली जाती है। समय के साथ यह धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। हमारे जीवन में आंदोलन में यह समस्याओं को पैदा करते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में गति में धीमापन, कंपन, कठोरता और संतुलन की समस्या शामिल है। और इसका लक्षण जो है, गंध में कमी, नींद में गड़बड़ी या नींद कम होना, कब्ज रहना, मूड में बदलाव, हाथ में कंपन, पैर में कंपन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सिग्नेचर करने वाले होते हैं, जो करते हैं, वो अपना हस्ताक्षर भी सही से नहीं कर पाते हैं। तो पार्किंसंस रोग का निदान कैसे किया जाता है? तो डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में आपसे बात करेंगे और आपकी शारीरिक जांच करेंगे। डॉक्टर बातचीत के मुताबिक जो जो जरूरी जांच होते हैं, उस जरूरी जांच के अनुसार आप जब जांच रिपोर्ट आ जाते हैं तो उससे साबित होता है कि ये पार्किंसंस है या नहीं है, या कोई और अन्य बीमारी है। तंत्रिका संबंधी परीक्षण जो इसका जांच होता है, वे तंत्रिका संबंधी परीक्षण करेंगे ताकि गति, संतुलन और समन्वय की जांच की जा सके। जब ये जांच परीक्षण हो जाते हैं तब इसके बाद में आते हैं दवाइयों का परीक्षण करते हैं। डॉक्टर सब दवाइयों का परीक्षण करते हैं, इसको कौन सा दवाई दिया जाता है। वे यह देखने के लिए दवाइयों का परीक्षण कर सकते हैं या करते हैं क्या आप उन दवाइयों पर प्रतिक्रिया करते हैं जो मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाते हैं। अब मस्तिष्क का स्कैन करते हैं। एक जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित करते हैं कि यह बीमारी इसको है या नहीं। तो उसका मस्तिष्क का स्कैनिंग करते हैं। कुछ मामलों में मस्तिष्क स्कैन जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी की आवश्यकता हो जाती है। उसके बाद में रक्त परीक्षण होता है अन्य बीमारी की जांच के लिए।
कि पार्किंसंस के साथ साथ कोई और अन्य बीमारी तो नहीं है। इसके लिए एक ब्लड का भी परीक्षण किया जाता है। कुछ मामलों में DAT स्कैन नामक एक इमेजिंग परीक्षण का उपयोग निदान में मदद के लिए किया जा सकता है। अन्य विकारों से अलग करना ये भी एक निदान की समस्या में आते हैं। अन्य विकारों से अलग करना जो है पार्किंसंस के सामान्य लक्षण पैदा करने वाले अन्य विकारों में से अलग करना भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अलग अलग बीमारियों में भी ये पार्किंसंस जैसे समस्या देखने को मिलते हैं, लेकिन जब इसका पूरा जांच परीक्षण हो जाता है तब पता चलता है कि इसको पार्किंसंस है या कोई अन्य बीमारी है। तब क्या करें? यदि आपको पार्किंसंस रोग के लक्षण अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त करें। पार्किंसंस के शुरुआती चरणों में लक्षण में हल्का कंपन और अकड़न शामिल है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है, संतुलन की हानि और धीमी गति दैनिक कार्य को बाधित करना शुरू कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि मरीजों में पार्किंसंस का अंतिम चरण जो होता है वह चौथा और पांचवा होता है, क्योंकि जब अंतिम होता है तो अगर उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है तो ढेर सारी समस्याएं को पैदा करते हैं। अब इनका उपचार जो होता है एलोपैथ में इस प्रकार से तो है, इस प्रकार से करते हैं। रोपिनिरोल नामक दवाई के उपयोग अकेले या अन्य दवाओं के साथ पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। रोपिनिरोल टेबलेट का उपयोग रेस्टलेस सिंड्रोम नामक स्थिति के इलाज के लिए भी किया जाता है। और रेस्टलेस सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, क्योंकि यह ब्रेन के नस से शुरुआत होता है और वह धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्से में तक वह पहुंच जाते हैं, जो पैरों एवं हाथों को प्रभावित करता है। जैसे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या अपना हस्ताक्षर पहले जैसा नहीं कर पाते, क्योंकि हाथ में कंपन होता है तो उसका सिग्नेचर जो होता है वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। हाथ का ज्यादा हिलना और आराम से बैठने पर पैर का हिलना इत्यादि ये सब उनको समस्याएं होते हैं। इनमें से है निदान के में है रोपिनिरोल टेबलेट जो होता है वह 0.5 mg, इसको एक टेबलेट का रोज प्रयोग करना पड़ता है। और उससे और कारगर जो है एलोपैथ में होता है लीवोडोपा। ये पार्किंसंस के सबसे अच्छे और कारगर इलाज के लिए साबित हुआ है। और साथ में प्रेगाबेलिन एंटी नाम का भी टेबलेट होता है, जो कि नस को सुचारू संचालन और के बारे में सप्लीमेंट का ब्राह्मी है, साइबेरियन जिंक्शन है, तो ब्राह्मी को कंटिन्यू यूज किया जा सकता है। साइबेरियन जिंक्शन को अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो साइबेरियन जिंक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर सामान्य रूप से है तो साइबेरियन जिंक्शन का प्रयोग आसान तरीके से। दूसरा है नेचुरल बी, और नेचुरल बी जो है वह विटामिन बी कम्प्लेक्स का स्रोत है, और विटामिन बी कम्प्लेक्स शरीर के
छोटी नसों से लेकर के बड़ी नसों तक इसको सामान्य रूप से काम कराने में मदद मिलता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। सेलमेन ओमेगा 3, कैलमैग डी प्लस K2, और पांचवा है अश्वगंधा। ये पांचों प्रोडक्ट अगर हम लोग सही तरीका से यूज करेंगे तो पार्किंसंस से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं, और इसका कंटिन्यू प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये खास करके 40 प्लस के एज में पार्किंसंस की बीमारी जो होता है तेजी गति से बढ़ने लगता है। शुरुआत तो होता है 40 से, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला जाता है उस हिसाब से इसका समस्या ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है। क्योंकि मेरे पड़ोस में 5-6 ऐसे पेशेंट है पार्किंसंस का, जिसका की इलाज पटना से भी चल रहे हैं, कुछ का दिल्ली से भी चल रहे हैं, और उन सब का यही ट्रीटमेंट चल रहा है। देख रहे हैं कि उसको प्रोपनिरोल कुछ डॉक्टर लिखते हैं, तब कुछ नहीं लिखते, लिवोडोपा, और साथ में कुछ विटामिन वगैरह सब लिख देते हैं। एलोपैथ में जो होता है जैसे कैल्शियम होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रेगाबेलिन होता है, ये सब साथ में लगा देते हैं। और जब ये खाते हैं एलोपैथ का तो कुछ तो सुधार उतना नहीं होता, लेकिन सुधार होता है। अगर उसी जगह पर हम उसी के साथ में एलोपैथ के साथ में अगर हम सप्लीमेंट को प्रयोग करते हैं तो 80% ज्यादा सुधार होता है, क्योंकि हम इसका प्रयोग करके देख चुके हैं कि 80% उसमें से ज्यादा सुधार होता है। और कंपन जो होता है सप्लीमेंट लेने के बाद में, कंपन में बहुत सुधार हो जाता है, हिलना डुलना कम होता है। कुछ केस में तो ऐसे देखते हैं कि कुर्सी पर बैठा हुआ पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, चाय पी रहे हैं तो अच्छे तरीके से चाय भी नहीं पी पा रहे हैं। ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं पार्किंसंस में। और आज का जो विषय था पार्किंसंस के बारे में, मैंने अपना विषय को पूर्ण किया, और बैक टू होस्ट जेट सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बढ़िया।